ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है। अरबी का असलूब यह है कि इसमें नफ़ी पहले की बयान की जाती है और इस बात का जिक्र बाद में आता है। ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, एकदम चुकन्ना कर दिया, मगर अल्लाह। तमाम के तमाम इंसान खसारे में हैं, एकदम चुकन्ना कर दिया। बाइडन से लेकर एक स्वीपर तक खसारे में हैं, बड़े बड़े मुल्कों के वज़ीर आज़म खसारे में हैं, मगर जो लोग ईमान लाए। और ईमान किस चीज़ का नाम है? यकीन का कि अल्लाह ही करते हैं और अल्लाह से ही होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी और गैरों के तरीक़ों में दोनों जहानों की नाकामी, ये यकीन हो। अब यकीन किसको कहते हैं? मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस बात का कितना यकीन है? इस बात का 100% यकीन है ना कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसा ही यकीन अल्लाह की ज़ात और सिफात के ऊपर हो कि अल्लाह ही करते हैं। कोई दवाइयाँ, कोई कैप्सूल, कोई टीके, कोई ऑपरेशन नहीं करते, अल्लाह ही उनको हुक्म देते हैं शिफा के लिए, यह यकीन हो। और उसके बाद फिर नेक अमाल किए। नेक अमाल में नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात एक हिस्सा है, बाकी 99 हिस्से खिदमत है और लोगों के साथ ताल्लुकात है। खैर ख्वाही, आसानियाँ, नेकी, भलाई जितनी भी किसी के साथ हो सकती है। और उसके ऊपर फिर सिर्फ इसको खुद नहीं करना, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्मती होने के सदके ये दावत लोगों को देनी है कि ये मेरा और आपका काम है ये। और उसके ऊपर फिर लोग बातें भी करेंगे, किसी देखा तेरे वर्गा जिड्डा तू नेक है, जिड्डा ईमानदार है, उस पर सब्र करना। तो जिन्होंने ये 4 काम किए, ईमान लाए यकीन के साथ, नेक अमल किए, हक बात की तलकीन की और उस पर सब्र किया, वो है कामयाब। बाकी सारी दुनिया के सारे में। इमाम शाफी फरमाते हैं अगर सारे का सारा कुरान ना उतरता, सिर्फ सूरह असर ही आ जाती, 103 नंबर सूरत कुरान की है, तो ये काफ़ी थी, ये काफ़ी थी। अल्लाह ताला हमें कुरान के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गाइडलाइंस को, एल्गोरिदम को हम डॉक्टरों से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि गाइडलाइन कितनी ज़रूरी हैं। गोल्ड गाइडलाइन, जीना गाइडलाइंस, IDF गाइडलाइंस, ADA गाइडलाइन, JNC गाइडलाइंस। तो इंसान के जिस्म के लिए जो गाइडलाइन है वो कुरान हकीम है। मुझे और आपको अल्लाह इस बात की तौफीक दे। बाकायदा बात शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा अल्ताफ़ साहब को, चीमा साहब को, कि अल्लाह ने इनको प्रोफेसर की डॉक्टरेट से नवाजा है। इनके लिए क्लैपिंग हो जाए एक दफ़ा। और ये पूरे शहर के लिए बड़ी खुशी की खबर है। करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कि जिन्होंने अल्लाह की ज़ात का तारुफ हमसे करवाया कि नबी अल्लाह क्या हैं, कैसे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। गुलाब देवी हॉस्पिटल में मैं खिदमत इंजाम दे रहा हूँ, डायबिटीज़ और पल्मोनोलॉजी, ये 2 ही शौक है। चीमा साहब रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था 2.5 ही शौक, आगे पता ही है थानू की लिखा है। तो हमारे भी 2 ही शौक है, एक डायबिटीज़ और एक पल्मोनोलॉजी। कई दफ़ा हम पहले बात कर चुके हैं और मेरे ख्याल में फैमिली फिजिशियंस के लिए जो लाहौर में पिछले 20-40 सालों में सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस हुआ है, सबसे ज़्यादा, वो डायबिटीज़ ही है। और ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इसको बार बार दोहराते रहना चाहिए। डायबिटीज़ बेसिकली दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दिस इज डायबिटीज़। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये डायबिटीज़ है कि डिजीज ऑफ बर्गरोलॉजी, मैकडोनल्ड या KFC एंड पेप्सिकोलॉजी एग्रीवेटेड बाय द सेडेंटरी एंड इजी लाइफस्टाइल। दिस इज डायबिटीज मेलाइटस। मंजूर है ना साहब? दिस इज डायबिटीज मेलाइटस। साहब बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी में, मुझे और भी आपको पता है कि दुनिया की कोई खुराक बुरी खुराक नहीं है। दुनिया की कोई खुराक बुरी खुराक नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट जो बेहोश पड़ा है, उसके लिए चीनी तरियाक है उस वक्त, उसके लिए चीनी तरियाक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस वक्त किस चीज की जरूरत है, यही सही इल्म है। लेकिन जनरली हम वाइट पॉइजन कहते हैं चीनी को। तो ये जो बात अभी हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, बुरी नहीं है मैं ये कह रहा, या ये नहीं है, नो डाउट कि हमें बाकी चीजें भी मुहैया करनी लेनी चाहिए। लेकिन टू बिगिन विद
टू बिगिन विद जो जंक फूड्स हैं वो एक बड़ा फैक्टर है डायबिटीज मेलाइटिस का। अब डायबिटीज मेलाइटिस इल्म और अम्ल में बेसिकली फर्क ये होता है कि एक डॉक्टर साहब को शुगर हो गई, कहा गया जी आज से एक्सरसाइज शुरू, तो ये बेसिकली एक माइंडसेट और एटीट्यूड है कि वो यूज बरकी सीढ़ियां कर रहा है और अपनी सीढ़ियां इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम डॉक्टर को हर खबर पर है नजर, पर अपनी सेहत से बेखबर। हम में से कितने लोग हैं, लोगों को तो हम कहते हैं कि 30 मिनट्स अ डे एंड 150 मिनट्स अ वीक एक्सरसाइज करें, तो हम में से कितने लोग हैं जो खुद एक्सरसाइज करते हैं? और बदकिस्मती से सच्ची बात है कि मुझसे भी रेगुलरली रोजाना नहीं होती और होनी चाहिए। आज हम इसी बात की याद दहानी के लिए यहां पे आए हैं। ये ओबेसिटी मेटाबेसिटी पे कॉन्फ्रेंस है, दिस अ कॉन्फ्रेंस ऑन द मेटाबेसिटी, और ये एटीट्यूड है कि सीढ़ियां खाली पड़ी हैं। ये किसी और की कहानी नहीं है, मेरे और आपके घर की कहानी है। ये मेरा और आपका काम है। शेख साहब को शुगर होगी और कहा गया है कि ना सैर करनी है, वॉक करनी है, वॉक करनी है और वॉक करनी है, और वॉक हो रही है। बड़ी मशहूर है, व्हाट्सएप पे भी फिरती है, माई डॉक्टर टोल्ड मी टू स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर डेली ऑन द ट्रेडमिल, राइट। 90s में टीवी मोटे और बंदे पतले थे और आजकल वाइस वर्सा सूरत हाल है। आपका ताल्लुक किसी भी स्पेशलिटी से, फैमिली फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कुछ भी हैं, आपको डायबिटीज का इल्म जरूर होना चाहिए। ये कैसी मदर ऑफ स्पेशलिटी है, सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का काम नहीं है, ये हर एक को आनी चाहिए। अब ये जो थेरेप्यूटिक एडवांसेस और पास्ट 20 ईयर्स हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1923 इंसुलिन हुई, फिर सल्फानी यूरियाज आए, और उसके बाद एक लंबा गैप रहा इसकी ट्रीटमेंट में। मेटफॉर्मिन, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, रेप्टिक इंसुलिन, बेसल इंसुलिन, टीजीडीज, पिछले तकरीबन 20 सालों में जो है ना बहुत ज्यादा मेडिसिन की मद में जो है ना वो डेवलपमेंट हुई और बहुत सारी चीजें नई आई हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है कि ओवरकमिंग थेरेप्यूटिक इनर्शिया इन द डायबिटीज। बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? उर्दू में या इस्तिलाही जुबान में इनर्शिया किसको कहते हैं भला जी? रेजिस्टेंस। और कुछ? ओवर एक्सेलरेशन। और जी सर, राणा साहब, बेसिकली इनर्शिया जो ना जमूद का नाम है, जल्दी फैसला ना करना। जब हम इंसुलिन पढ़ते पढ़ाते थे ना, आज से 15 साल पहले, चीमा साहब बड़े लेक्चर हुए हैं, पढ़े हैं और सुने हैं, उस वक्त इंसुलिन के मुतालिक ये बड़ा था थेरेप्यूटिक इनर्शिया की बात एक, ठीक है ना, कि इंसुलिन पे लोग ना फिजिशियन डालते थे लोगों को, ना मरीज आना चाहते थे। और वो सच्ची बात है कि मरीज को इंसुलिन पे उस वक्त ना डाल के, आजकल तो पिक्चर ही चेंज हो गई और एल्गोरिदम में, रिदम में पटी साहब इंसुलिन काफी नीचे चली गई है, ठीक है ना। और उस वक्त हम इनर्शिया की बड़ी बात कर रहे थे। लेकिन अब भी डायबिटीज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जल्दी होनी चाहिए लेकिन लोग नहीं करते। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग बेटर। आजकल जो नया कॉन्सेप्ट नई जनरेशन के लिए वो स्मार्ट वर्क है रादर देन द हार्ड वर्क। हाँ, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन हो तो वो सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। टेक द टाइम टू डेवलप ए सिस्टम टू टैकल इनर्शिया इन योर प्रैक्टिस। इफ यू डोंट डील विद इनर्शिया, इट विल डील विद यू। Despite increasing the number of few diabetes medication and technologies, achievement of individualized target of HbA1c declined from 69% to 63%। कि ओवरऑल जो है ना एडहेरेंस विद द मेडिसिन या ओवरऑल जो हमारा आउटकम है वो खराब हुआ है बावजूद इतनी दवाइयां आने के। ये हमारी स्टडीज हमें बता रही हैं, और उसकी एक बड़ी वजह inertia है on the patient end as well as from the doctor end. The therapeutic percentage with HbA1c more than 90% increase from 12.6 to 15.5। आप जनरली सोसाइटी में अभी भी उठा के देख लें, एक तो अवेयरनेस की वजह से जो पूल है डायबिटीज का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हालांकि चीजें कम होती जानी चाहिए।
हमने सर डॉट स्ट्रेटेजी टीबी के लिए शुरू की गुलाब देवी में 2006 में। हमारा ख्याल ये था कि अगले 10 सालों में टीबी ठीक ठाक कम हो जाएगी, और बहुत ज्यादा हम साइंटिफिकली जा रहे हैं, लेकिन टीबी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती हैं कि चूंकि जी अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हर जगह पे मौजूद हो गई हैं, लिहाजा अब केस डायग्नोज जल्दी हो रहे हैं, जब और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लिहाजा जो हमारी स्पीड है ना चीजों को कवर करने की, वो वाली नहीं है। और सेम केस विद डायबिटीज मेलाइटिस। अब जितनी हमने पिछले 20 सालों में सर डायबिटीज पर लेक्चर पढ़े सुने हैं, उससे पहले नहीं था इतना। और यही हाल साइंटिफिक नॉलेज का है। दुनिया में जितना भी साइंटिफिक नॉलेज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक आया है, पिछले 50 सालों में जितना आया है ना, तो मालूम जो तारीख है पिछले 9500 सालों की, उतना साइंटिफिक नॉलेज तब नहीं था 9000 सालों में जितना पिछले 50 सालों के अंदर आया। ऐसे ही ना जी। तो सेम विधि के बावजूद के चीजें बेहतर हो, खराब होती चली जा रही हैं। जिस तरह भट्टी साहब, आपका क्या कमेंट है इसके बारे में? मेरा ठीक है, भट्टी साहब असल में मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने हाउस जॉब इनके साथ की हुई है। ही वाज ए एसआर एट दैट टाइम, मेडिकल 1 जिना हॉस्पिटल में, और इनकी सारी बातों का एहतराम। लेकिन सर जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, करते हैं ना परसेंटेज की, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि पॉपुलेशन 100 है या 2 लाख है। परसेंटेज अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है कि नहीं? परसेंटेज की जब बात होती है तो इसलिए, लेकिन ओवरऑल जो है ना, मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि अब जब प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब ने बकाई की स्टडी जब की है, जब बकाई की वो की है, और उन्होंने बताया है कि जीटीडी जिनका इम्पेयर्ड है और जो ओवरऑल डायबिटिक्स हैं, ऑलमोस्ट 1/4% जो है, हर चौथे में से एक जो डायबिटिक हो रहा है। शायद इससे कुछ लोग इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन सच्ची बात यह है कि डायबिटीज बढ़ रही है पहले से, अगर उतनी ज्यादा नहीं भी है तो। What's wrong with this picture? Decline in percentage of patients with HbA1c less than 7%, at best only about 50% of patients at goal, increase in percent of patients with very poor control. अब ये देखें जो सेकंड लाइन है जी, about 50% of patient at goal। ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि आप में से, या इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो लोग डायबिटीज की प्योरली प्रैक्टिस करते हैं, कोई पिछले 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का डेटा है एग्जैक्टली कि जी मेरे पास इतने % पेशेंट आए, उस वक्त उनका बेसलाइन HbA1c ओवर कम्युलेटिव बेसलाइन HbA1c इतना था, और मेरी ट्रीटमेंट के साथ वो मैंने इतना रिड्यूस किया है ओवरऑल? किसी के पास डेटा है? ये नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है, मैं अपनी हमारे पीजीज भी बैठे उनको ये बताता और सिखाता हूं कि आपने 1 साल में जो पेशेंट देखे हैं गुलाब देवी में, मतलब उसमें डायबिटीज प्लस पल्मोनोलॉजी है, कि मैं डॉक्टर मेहताब मुझे आप ये बताओ कि आपने COPD के कितने मरीज देखे हैं? सर बहुत सारे देखे हैं। मैं कह रहा हूं मुझे कोई फिगर बता दो, कोई पाम टॉप से, कोई लैपटॉप से कहीं लिखा हुआ। सर वो तो मेरे पास नहीं है। हम में और अमेरिकन में यही फर्क है। उनका 3rd ईयर का भी बच्चा जो है ना, उनकी बायोस्टैट इतनी तगड़ी है, उनकी घुट्टी में डाली हुई है कि उनकी फिगरों पे याद है कि मैंने क्या क्या काम किया, और काम उनका क्वांटिटेटिवली बड़ा थोड़ा है हमारी निस्बत। हमारे डॉक्टर बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली, क्योंकि क्वालिटेटिव होती है उसका बायोस्टैट के साथ बहुत ताल्लुक है। हमारे पास डेटा ही कोई नहीं है, किसी का भी नहीं है। लिहाजा दिल की आवाज पे, या मेरा ख्याल है उस पर बात कर देना तो और बात है, लेकिन डेटा के साथ बात करना ना, गोरे की प्रॉब्लम है कि वो हमें मारता है डेटा की मार, कि आपकी ये फिगर है, आपकी ये फिगर है, आपकी ये फिगर है, और इसी वजह से हमें मजबूरन उनकी बात को सुनना और मानना पड़ता है। Therapeutic inertia, rational and clinical relevance, the failure to establish appropriate targets and accelerate treatment to achieve the treatment goals। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि प्रमोटर्स कौन कौन से इनर्शिया के, क्लिनिशियन रिलेटेड हैं कुछ, पेशेंट रिलेटेड हैं कुछ, और सिस्टम प्रैक्टिस रिलेटेड कुछ हैं। आप सिर्फ ऊपर वाले 3 देख लें। फिजिशियन क्लिनिशियन रिलेटेड में प्रॉब्लम क्या है कि क्यों हमारे मरीजों की शुगर टाइम ठीक नहीं हो रही, इनसफिशिएंट टाइम, जो भट्टी साहब ने बात कही थी कि जो एक मरीज को अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाता। हम में से कितने लोग हैं जो अपने मरीज की जराबें उतरवा के देखते हैं नीचे कैलस और कॉर्न देखने के लिए? ठीक है। अब हालांकि एक आइडियली डायबिटिक पेशेंट का जो एग्जामिनेशन फ्रॉम फुट टू टो होता है, बेशक अगर आपने एक प्रैक्टिस सेट की हुई है तो टोटल 3 या 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन इसको प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फेलियर टू सेट क्लियर गोल्स, ये भी क्लिनिशियन एंड पे प्रॉब्लम है। हमारा ख्याल ये है
कि हमने सिर्फ शुगर को जो है ना 250 से 150 पे लेके आना है, इसके अलावा हमें क्लियर नहीं होता। एक दफा लिख के भेज दिया कि बीबी शुगर तेरी इतनी होनी चाहिए, अगली दफा फिर आई 223, फिर गोली एक बढ़ा दी, फिर अगली दफा वो आई 210, कोई इंसुलिन ऐड कर दी। अब ये पेशेंट का मेरे पास पिछले 5-6 माह से आ रहा है और इसमें मैंने क्या क्या गोल उसको बताने हैं, ये बहुत कम हमारे मरीजों को बताया जाता है। उसके जो टारगेट सेट करने हैं, उसको जो ट्यूशन पढ़ानी है कि आपके जो नंबर्स, ब्लड प्रेशर का कितना होना चाहिए, शुगर का कितना होना चाहिए, HbA1c का कितना होना चाहिए, LDL का कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में आपको पता ना जो 4-5 रीडिंगों में सबसे इंपॉर्टेंट LDL है, LDL का नंबर कितना होना चाहिए, TGs का नंबर कितना होना चाहिए। आप ये मरीज को ट्यूशन पढ़ा दें और उसका तरीका यह है कि सिर्फ 2 चीजें, कम खाना, ज्यादा चलना और दवाई बाकायदगी से लेना। कम खाना, ज्यादा चलना और दवाई बाकायदगी। जब मैं कम की बात करता हूं इसका मतलब मुनासिब खाना, जो भी आप एक न्यूट्रिशन या आप अपना चार्ट फिट करके देते हैं, और आप ये नंबर अगर आपके ठीक हैं तो भले से आप जब जब मर्जी आए, लेकिन ये बात कहने का ना हमारे अंदर हौसला है और ना हम मरीज को उनके नंबर बताते हैं कि आपकी है क्या क्या। अब अगर बाकी छोड़ दें, बाकी सारी बातें पेशेंट रिलेटेड की बात कर रहे हैं तो उसमें डिनायल ऑफ हैविंग द डिजीज। अब शायद लाहौर में इतनी बात नहीं है, लेकिन पेरीफ्री पे अभी भी ये बात है। मैं कसूर में चूंकि प्रैक्टिस करता हूं कुछ टाइम के लिए, तो वहां पे भी पुत्र अंदरली गल बाहर नहीं आने देदी हुंदी। शुगर कभी चेक कराई, अंदरलियां गल्लां अंदर ही रहने दो। अभी तक ये लोगों में चीज मौजूद है और मुझे कैसे शुगर हो सकती है, और खैर अल्लाह दियां रखा जी, खाने पीने जाओ। ये बड़ी कॉमन स्टेटमेंट है जो हमें इवन लाहौर भी सुनने को मिलती है। अपने नंबर के मुताबिक सेट करना वो नहीं है। डिनायल द डिजीज इज सीरियस, लो हेल्थ लिटरेसी रेट, हाई कॉस्ट ऑफ द मेडिकेशन, ये सारे पेशेंट के एंड के ऊपर हैं। और सिस्टम प्रैक्टिस में है कि नो क्लिनिकल गाइडलाइंस। अब हम में से अगर एक दूसरे को पूछ लें कि आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, ठीक है ना जी, तो आपको बहुत सारों को तो हो सकता है कुछ लोगों को नाम ही ना पता हो। दूसरी चीज साहब, एक और मैंने प्रॉब्लम देखी है कि चूंकि दूसरे ग्रुप, तो ये वाली जो चीज स्टैंडर्डाइज है ना, ये हर जगह पे एक सेट गाइडलाइन होनी चाहिए। और मैं तो इसमें ये कहूंगा कि फैमिली फिजिशियन की एक अपनी गाइडलाइन हो, कि जो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के ये रिकमेंडेशन है। जैसे आपको पता है IDF का थोड़ा सा डिफरेंस है ADA से, ADA का थोड़ा सा डिफरेंस है अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी से, HbA1c के लेवल में भी और फास्टिंग और रैंडम की शुगर के लेवल पे भी, ठीक है ना। अब हम किसको फॉलो करते हैं? IDF ने थोड़ा सा जरा रिलैक्स रखा हुआ है क्योंकि वो पुअर कंट्री के लिए भी है। ADA गाइडलाइंस या दूसरे गाइडलाइंस, आपकी जो आजकल जो सस्ती दवाइयां ना, ये सल्फानिल यूरियाज, उनको निकाल ही दी है, लेकिन IDF ने फिर भी उनकी गुंजाइश एक अलग टेबल पे रखी हुई है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से 100% मुत्फिक। मैं फिर एक्चुअली यही कह रहा हूं कि जो एक स्टैंडर्डाइज चीजें होती हैं ना, वो सबके लिए एक जैसी होती हैं। अगर हमने शुगर के टारगेट बताने हैं, वो सबको एक जैसे बताने हैं। अगर हमने ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, TGs के, LDL के टारगेट बताने हैं, वो सबको एक जैसे बताने हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे अगर पेशेंट से पूछ लिया जाए तो एक चीज नहीं होती, ठीक है ना जी। हमें खुद अपनी गाइडलाइंस का नहीं पता कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं। नो योर ABC बड़ी मशहूर स्लाइड है और ये फिरती भी रहती है। A फॉर HbA1c, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये 3 चीजें मेन अगर आप पेशेंट को पढ़ा दें, सिखा दें, उनको बता दें, राइट, तो ये उनके लिए बड़ी ही आसानी हो जाती है। Tell me what you think we should be doing today. These are not just numbers we are chasing, they are the numbers with meaning and medications are tied to numbers. और जब इन तीनों की मेडिकेशन की डॉक्टर वीसा बात करें तो फिर हमारे जहन में यही दवाइयां आती हैं। ये थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट चूंकि की तरफ से मौजूद हैं, मार्केट में बहुत मौजूद हैं। इन तीनों चीजों को एड्रेस करने के लिए, A1C को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, we have got a number of medicine, तो हमें जरूरत को देखते हुए उसमें ऐड करना चाहिए, ठीक। ग्लाइसेमिक थेराप्यूटिक इनर्शिया की जैसे बात कर ली है। अब मैनेजमेंट पे बात करूं, ये बड़ी सादा सी स्लाइड है, मैंने अपने हाथ से बनाई है सर, और मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि दिस इज कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज। कम से कम आधे पौने घंटे की सैर जरूर करें, जितनी ज्यादा हो सकती है। आपको पता है ना कि हमारी बॉडी के 3 बड़े ऑर्गन को इंसुलिन चाहिए, सिर्फ फैट को, मसल को और लीवर को।
आपके ब्रेन सेल्स को नहीं चाहिए, आपके कार्डियोमायोसाइट्स को नहीं चाहिए, आपके आरबीसी को नहीं चाहिए, आपके एपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी को नहीं चाहिए, एपिथेलियल सेल्स ऑफ किडनी को इंसुलिन नहीं चाहिए, वो ग्लूकोज डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब इनमें से एक चीज है जिसका साइज हम छोटा नहीं कर सकते, वो है लिवर, उसको इंसुलिन चाहिए चाहिए। एक चीज है जिसको साइज हमारे अपने कंट्रोल में है, वो है फैट, कि अपना बॉडी के जो फैट है ना उसको हम कम करें। 4 चे वाली चीजें छोड़ के लोगों को बताने और सिखाने के लिए, चीनी, चिकनाई, चावल और चपाती, चीनी, चिकनाई, चावल और चपाती। बिलीव यू मी, बिलीव यू मी, बिलीव यू मी, कि अगर मरीज को कहें कि आधा घंटा सैर कर ले और गंदम और चावल की बनी चीजें छोड़ दे, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, अपनी आधा घंटा सैर करे और गंदम और चावल की बनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी, कसम खा के। अब गंदम में मैदा भी आ जाता है और मैदे की भी सारी चीजें हैं, और बहुत ज्यादा मीठे फल हैं। ऑब्वियसली बोतलें छोतलें तो नहीं लेनी, बहुत ज्यादा मीठे फल, आम, अंगूर, खजूर, केला और जापानी फल, ये ना ले। इसके अलावा जो दिल करता खाए, उसको दवाइयों की जरूरत भी नहीं रहती। आप ये मेरी बात मानेंगे नहीं, और लोगों ने छोड़ी हैं 10-10 साल से दवाइयां। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गंदम है, गंदम है, गंदम है, गंदम है। लेकिन मुसीबत यह है कि उसके अलावा हमारी 2 दिन रोटी ना खाए तो मजा ही नहीं आता, कुछ खाए ही नहीं। असल में डिपेंड ये करता है कि आपके पेशेंट का एजुकेशन लेवल और कंप्लायंस कैसा, आपकी बात को कैसे मानता है। इकबाल साहब को डायबिटीज थी, अल्लामा इकबाल को किसी हकीम ने कहा अंबां दा शौक सी, अंबां दा ना, बाकी गए राणा साहब तुहानू पता ही है, अंब कहता मैंने ओदी इजाजत दे दो, कहता चलो यार एक खा लिया कर, और वो जो सब तो मार्केट जो वड्डा अंब लभ के ना वो खांदे सी। अब जब मैं ये कहता हूं ना, मुझे भी पता कि 100% लोग ये नहीं करने लगे, लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन को भट्टी साहब वाला चाहिए कि चल कदी कदी खा लिया कर, वो कदी कदी हर रोज होनी जे, तो जब ये कहेंगे ना कि ये छोड़ दो, तो फिर गुंजाइश निकलती है कि कभी कभी वाली। सबसे पहले जैसे मैंने बात की वो है एक्सरसाइज की। डायबिटीज का कंट्रोल इन 4 चीजों से, सिगरेट छोड़ दें, डाइट को बैलेंस कर लें, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, ओबेसिटी को कम करें, और ट्रीटमेंट जो है ना वो रेगुलरली लें। डायबिटीज का कंट्रोल, घाटिया मुनासिब खाना और बहुता चलना, ठीक है, दिस इज द डायबिटीज। लाख आप बात कर लें, 50 मिनट्स से वॉक। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमने एक स्टडी की, मरीज के लिए इंसुलिन लेना ज्यादा मुश्किल है, मरीज के लिए गोलियां खाना ज्यादा मुश्किल है, मरीज के लिए परहेज ज्यादा मुश्किल है, या मरीज के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना ज्यादा मुश्किल है। आप हैरान रह जाएंगे, हमारा ख्याल से बिल्कुल उलट रिजल्ट आया। आपके ख्याल में क्या मुश्किल था? एक्सरसाइज। हमारा ख्याल था कि इंसुलिन जो है ना वो ज्यादा पुअर कंप्लायंस होगा, लेकिन एक्सरसाइज जो रेगुलरली आफ्टर द 6 वीक, फिर 3 मंथ, फिर 6 मंथ जब किया, तो एक्सरसाइज वाली जो बात थी ना वो मुश्किल होती है। आपने मुत्तफिक। अब असल में बात यह कि जब भी हम लेक्चर्स में बात करते हैं ना कोई भी एक बात, जैसे हम ये कहते हैं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है ना वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर है, जनरली बात करते हैं ना, तो अब बहुत सारे ऐसे हमारे मरीज हैं जिसको ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था, उनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो गई। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको ये दोनों चीजें हैं और 90 साल दे फौत हो गए, किसी होर वजह तो गए ने। हमारे एक बहुत बड़े वो हैं ऑथर, ये अताउल हक कासमी साहब, जाती तौर पे मैं उनको जानता हूँ, और बड़े मजे लेकर लतीफे सुनाता है वाला जो मैं अभी बात करने लगा हूँ। इस वक्त 80+ एज है उनकी। कहना डॉक्टर साहब मैं 16 साल की उम्र सिगरेट शुरू किया है और 2 डब्बियां मैं पी रहा अक्सर, वरना एक तो लाजमी है, मैनू नहीं कभी याद पैंदा कि मैं एक तो घट पीती होवे। ते मैनू 26 साल की उम्र पहले बार एक डॉक्टर ने कहा सी सिगरेट छड्ड दे नहीं तो छेती मर जाएगा। मैं कहते तुसी मेरे एज ए पेशेंट मुझे दिखाने आए थे, कहते तुसी 11वें डॉक्टर जेडे कहन डे 10 पहले मर चुके ने। मैं कहा भाई बाप मैं नहीं तो कहता, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं ना तो हम एक मेजर कोहार्ट की बात करते हैं जो जनरली करता है। अब ये जो एडवाइस ना हमारी एक पॉपुलेशन के लिए है, बाकी ये है कि आप हर पेशेंट को इंडिविजुअली लेके कर लें, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये जनरल एडवाइस है जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एडवाइस है, ठीक है। जैसे गेट ए पार्टनर की बात, कि अगर पार्टनर हो ना जो सुबह आपको साथ लेके जाए तो जरा वॉक करनी आसान हो जाती है, हमारा तजुर्बा है। आप अपना पार्टनर जरूर रखें, ठीक है ना जी। और ये बात समझ आ गई है दोनों को कि सैर इसी से आसान होती है चीमा साहब। बाकी जैसे मैंने पहले बात की कि कोई भी खुराक अच्छी या बुरी नहीं है, बहुत सख्त भूख लगी है और जान निकल रही है तो बर्गर आपके लिए
सुहाने रूह है। ठीक है, इसमें से चावल और रोटी को कम से कम करें, चावल और रोटी कम से कम करें, चावल और गंदम से चीजें कम से कम कर दें। अगर बंद नहीं करनी ना तो कम से कम कर दें, तो शुगर काफी हद तक कंट्रोल रहेगी। बाकी जी नहीं, गंदम से थोड़ा सा बेहतर जो है ना वो जौ है, थोड़ा सा उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो निस्बतन कम है, जौ और बाजरे का आटा। लेकिन जैसे फर्ज करें अगर आपकी आदत हमारे देहातों में 3 टाइम खाने की और 10 टाइम रोटी खाते हैं, या 2 टाइम तो लाजमी है, उनमें से करें कि 1 टाइम यार सिर्फ सलाद ले लो, कोई फल ले लो, 2 अमरूद खा के 3 खीरे खा के पानी पिला, रोटी 1 टाइम कटा दे, तो आपकी शुगर लेवल जो है ना 25% कम हो जाएगी, पक्की बात है। अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स इंडेक्स है ना वो कम से कम करें, और अगर करना है तो वो रिफाइंड ना हो बल्कि फाइबर की शक्ल में ज्यादा से ज्यादा हो। बाकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे। अलसी का आटा, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी, इसमें कार्ब्स कम से कम है बेसिकली ना। हमारे मेजर साहब, अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। साकिब साहब, अलसी दा ते बदामा दा आटा, ठीक है। बाकी ये है कि आजकल चूंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है और स्मार्टफोन्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मेटावर्स का दौर है, लोग नए नए एवाटार बना के वर्चुअल रियलिटी के अंदर, दुनिया के अंदर रह रहे हैं। अल्लाह ताला इस चीज को लोगों की आसानियों के लिए और सलाह के लिए इस्तेमाल करे, बजाय ये कोई फितना बने। डायबिटीज के अंदर नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक चीज जो मुझे बड़ी शिद्दत से फील होती है, देखें हम अपने एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट भी जब देखते हैं ना, हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, आपके पास भी होगा, 1000-1500 रुपए की चीज है, उंगली पे लगाते हैं ऑक्सीजन बता देता है और बिल्कुल ठीक बताता है, बट सब ऐसे ही है। और इस पे इतनी बहुत ज्यादा कंपनियों ने फंड की भी नहीं की। डायबिटीज पे दुनिया जहान का पैसा लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं बना सके या नहीं बनाने दी कि आप उंगली पे लगाएं और आपकी शुगर बता दे। ठीक है, उसका नुकसान क्या जो मैं समझता हूं कि अगर मुझे इस वक्त मेरी पता चल गई कि शुगर 300 है जस्ट बगैर प्रिक के, तो मैं 10 मिनट 15 मिनट सैर करके आके दोबारा देख लूं कि यार वो 250 रहेगी, इसका मतलब इतना चलने से 50 कम हो जाती है। मैंने एक चीज खा ली, कोई सेब खा लिया, आम खा लिया, कितनी बढ़ गई है, तो मैं अपनी फूड को भी सेट कर सकता हूं। और अगर मैं दिन में बार बार चेक करूं, हमारी जो सबसे बड़ा बैरियर है ना शुगर कंट्रोल हो रहने में, वो चेक करना है। लाख आप पेन फ्री बना लें, लेकिन नहीं बनता, नीडल लागनो दर्द होती है, लोग कहते अच्छा यार कल करा लांगे, परसों करा लांगे। अगर आप दिन में 100 दफा चेक कर सकते हो और अपनी चीजों को सेट कर सकते हो तो दवाइयां बड़ी कम हो जाएं। लेकिन मेरा हो सकता है बदगुमानी हो, लेकिन इस पे बात करने सेंसर आए हुए हैं और 2-2.5 लाख का जो आपको एक दफा लगाएं पेट में और उसके बाद वो फिर ऑटोमेटिक शुगर बता के, लेकिन नाल फिर ड्रग सिस्टम भी दिंदा जे, और 2.5 लाख वाला कौन कर सकता है। उसके बाद इन्फेक्शन का डर और खराब होने का डर, लाहौर में भी चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा। ऐसी कोई सस्ती सी चीज हो कि आप उंगली पे लगाएं। सर अगर आपका स्मार्टफोन स्टेप बता सकता है, ठीक है ना, तो शुगर चेक करनी कोई औखी गल है। शुगर नहीं बता रहा कि मैं ऐसे इस पे अंगूठा रखूं, मेरी शुगर आ जाए, और मैं आधा घंटा चलूं, 10 मिनट चलूं, शुगर आ जाए, या मैं भी खाना खा के शुगर चाकू कितनी बढ़ गई यार, मुझे एहतियात करनी है। अगर ये बार बार अलार्म मेरे बज रहा हो अंदर, तो ये चीजें कंट्रोल बेहतर हो जाएं। अब इसमें पता नहीं पॉलिटिक्स कितनी है और वाकई टेक्नोलॉजी कितनी मुश्किल है, वी डोंट नो। नहीं, जब हम बात करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड की बात करें जो बिल्कुल ठीक हो। हमारे जो पल्स ऑक्सीमीटर है ना, मुझे 99% कभी उन पर शुबा नहीं हुआ कि वो गलत रीडिंग दे रहे हैं। पेशेंट डिसनिक है, वो 99 देता ही नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा। 1500 रुपए की चीज है, कोविड में सबने इस्तेमाल किया हुआ है। आप वो जब कम देता है तो वाकई कम होती है, जो ठीक देता मरीज कंफर्ट में होता है। इस तरह की कोई चीज हो ना जिसपे मुत्तफिक हो को ये ठीक है। अब अगर दवाई की बात करें, बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास, मेटफॉर्मिन, सल्फेनिलयूरिया, पायोग्लिटाजोन, GLP-1, DPP-4, SGLT2 और इंसुलिन। इनमें मैं थोड़ा सा जरा रुक के, नो डाउट अबाउट इट कि मेटफॉर्मिन अभी तक बेस्ट मेडिसिन है, और जिस
एल्गोरिदम में कोई कंट्राइंडिकेशन बहुत बड़ी ना हो, मेटफॉर्मिन शामिल नहीं है, तो डायफ्रीज का नुस्खा मुकम्मल नहीं है। आज का ये एक मैसेज लेके जाइएगा, राइट। अब सल्फेनिलयूरियाज की बात कर लें, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में से बिल्कुल ही निकाल दिया इनको? कोई है ऐसा जी? निकाल रहे हैं। मैं असल में इसमें दूसरे एंड वाला बंदा हूं कि सल्फेनिलयूरिया इतने बुरे भी नहीं है। आपका जो ग्लिकलाजाइड है ना, ग्लिकलाजाइड जो है, ठीक है कि नहीं, ये और दूसरा ग्लिमिप्राइड, इन दोनों में से अच्छा ग्लिकलाजाइड है। लेकिन ग्लिमिप्राइड ये ना निकालिएगा, बिकॉज के कम कीमत होने की वजह से बजाय कि महंगी दवाई लिखें और बंदे 15 दिन लें, बेहतर है कि ये वाली चीजें पूरा महीना ले लें। और ये अभी भी एडीए ने भी जो अपनी गाइडलाइन अभी शायद उसमें आएगी भी, आखिर में लिखा हुआ है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज पुअर पीपल ये है। बाकी पायोग्लिटाजोन्स हैं, जीएलपी। अब आपकी प्रिस्क्रिप्शन का जो है उसमें से निकल गए हैं सल्फेनिलयूरिया सारी? सर यस और नो, निकल गए या हैं अभी? अच्छा, इसमें मैं आईडीएफ की अभी जो पुर्तगाल में थी उसमें भी मैं मौजूद था। मेरी मिश्रा जो डायबिटोलॉजिस्ट है और हमारे बास साहब पर्सनली बात हुई है उनसे बैठ के। इंडिया वाले कहते हैं जी हम तो अभी तक जो है ना वो ये जो आपकी है नॉट ग्लिबिनक्लामाइड, सस्ती जी गोली अभी तक हम दे रहे हैं। बासत साहब का कहना यह है कि ग्लिकलाजाइड और ग्लिमिप्राइड आप जरूर यूज करें अपनी पॉपुलेशन में अगर अफोर्डेबिलिटी इशू है। बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा है। हाँ जी, नहीं वो और चीज है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि आज की जो हाउस में जो मैसेज है ना, आपने निकालना नहीं है पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए। आप ग्लिकलाजाइड और ग्लिमिप्राइड जो है वो एल्गोरिदम में शामिल है, अभी भी शामिल है। बाकी जो DPP-4 की बात है, SGLT2, इंसुलिन, सबकी मैकेनिज्म एक्शन हमें पता ही है। पहले कहा जाता था कि डायबिटीज की, जब हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट लाइफ में, चीमा साहब आपने पढ़ा था कि डायबिटीज है क्या, कि इंसुलिन की कमी एब्सोल्यूट, या पट्टी साहब सानू सारी उम्र यही पढ़ाते रहे हैं मेडिकल वन च, अल्लाह बख्शे प्रोफेसर खलीलुर रहमान साहब के अंडर, ठीक है ना। अगर एब्सोल्यूट है तो टाइप 1 है, रिलेटिव है तो टाइप 2 है, बस दैट वाज यूज्ड टू बी डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है ना जी। लेकिन फिर अमेरिकन एस 2008 में मेहरबानी डिफ्रेंजो की, जिसने ओमनियस ऑक्टेट दिया कि बेसिकली डायबिटीज 8 मैकेनिज्म है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। उनमें से एक इंसुलिन की कमी कंप्लीट या पार्शियल है। उसमें आपके फैट सेल का रोल है, किडनी का रोल है, मसल्स का रोल है, ब्रेन का रोल है, लिवर का है, पैंक्रियाज का है। तो ये सारे कहीं ना कहीं डायबिटीज को कॉज कराने में अपना रोल अदा। 8 चीजें हैं तो इसलिए ऑक्टेट कहा जाता है, ओमनियस ऑक्टेट। और ये डिफ्रेंजो ने कहा था, और उसके बाद फिर धड़ाधड़ नई नई दवाइयां आना शुरू हो गई। और इन 8 पर जो दवाइयां असर करती हैं वो देख लें कि TZDs कहां पे असर कर रहे हैं, फैट सेल पे और लिवर पे, SGLT2 किडनी के ऊपर, मसल्स में TZDs, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन, लिवर के ऊपर मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, TZDs और GLP-1, राइट। तो डिफरेंट का मैकेनिज्म एक्शन मुख्तलिफ एरियाज में है। सबसे अच्छा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आजकल अगर अफोर्डेबिलिटी को एक साइड पे रख दें तो वो SGLT2, DPP-4 और मेटफॉर्मिन, और अगर और थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी का इशू हो तो GLP-1, डिपेंडिंग अपॉन के किस मरीज में कौन सी देनी है। ज्यादातर मेरे नुस्खों में जो शामिल है, मेरे नुस्खों में अगर एक दवाई शामिल है तो यूजुअली आई स्टार्ट द DPP-4 एंड मेटफॉर्मिन, और अगर तीसरी मुझे ऐड करनी पड़े, जब भी करनी पड़े, तो SGLT2। या कुछ मरीजों में अगर शुरू से ही वेट का ज्यादा मसला है तो फिर प्रेफरेबली SGLT2 विद मेटफॉर्मिन। बट साहब इस पे आपकी कोई राय जनी? ठीक, शुक्र है, पहली गल है जब मुतफिक होए। और जब हम नवी साहब जब DPP-4 की बात करें तो फिर DPP-4 में हमारे जहन में एक ही बात है, ठीक है ना जी। ये सर चिमा साहब, ये थोड़ा थोड़ा मेरा जरा स्टाइल है ये करने का, कि जिनके घर में मेहमान हो ना जिनकी तरफ से, उनकी भी थोड़ी सी बात हो जाती है, ठीक है ना जी। और इसमें पक्की बात यह है कि इसमें मेरा वो कोई नहीं है, जो होता ना पहले एक स्लाइड लगाते होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई लैंड देन नहीं है।
लेकिन चूंकि इनकी तरफ से मिल बैठने का बहाना था तो फिर हम ये बात करते हैं। आजकल दिस इज कंप्लीट डायबिटीज रिगार्डिंग द ड्रग्स, ये वाला मतलब मौजूद है इस वक्त एल्गोरिदम्स। यस, उसमें यह है कि अगर आपको सीकेडी है और एथ्रोवेस्कुलर डिजीज है, हार्ट का इशू है और किडनी का इशू है, तो आपने इस एल्गोरिदम को फॉलो करना है, राइट। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया ही आपने ठीक, हाइपरग्लाइसीमिया ठीक करना है, तो प्रेफरेबली या पहले ही DPP-4 शुरू करें आफ्टर द मेटफॉर्मिन, या GLP करें, या SGLT2 करें, या TZDs करें। आप देखें इसमें से भी बट साहब TZD निकाला नहीं है उन्होंने, आप ऐसे ही उसको इल्जाम दे रहे हैं। सर मेरा पेशेंट फैटी खातून है, फैटी लिवर है, नैश है, नाल डायबिटीज है, पहली दवाई TZD होंगी, ठीक है कि नहीं। और पट्टी साहब ने सारी गल्लां थोड़ी मननियां ने, वड्डे ने कहंदे सुन ली दियां। तो डिपेंड करता है कि आप किस मरीज को किस किस्म का है। ओवरवेट है तो प्रेफरेबल चॉइस हमारी मेटफॉर्मिन तो है ही है, लेकिन फिर जो है ना SGLT2 को रखा जाता है, राइट। अब ये सल्फानिलयूरिया उन्होंने एक साइड पे लिखा हुआ है, मैन कॉस्ट इज ए मेजर इशू। तो ये 2022 की गाइडलाइंस हैं, 2022 की गाइडलाइंस हैं, और उसमें वो ग्लिमेप्राइड और ग्लिकलाजाइड कह रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो। उसी को जरा थोड़ा सा बेहतर करके बड़ा करके दिखा दिया है, और हमें ये पता है कि कैसे, अगर हार्ट का फेलियर का इशू है और CKD है, तो आपने प्रेफरेबली जो चीजें देनी है वो SGLT2 या GLP-1 है। डायबिटीज के लैब्स हैं, आपने मरीज को देख लिया, फिर कहना क्या है फॉलोअप में, आप साल में 3 या 4 दफा, 3 या 2 दफा, नॉट 4 दफा, 2 या 3 दफा काफी है, ABA1C जरूर करवाएं। केमिस्ट्री पैनल टू इंक्लूड रीनल एंड हेपेटिक 1 to 2 टाइम ईयरली। हेपेटिक का डिपेंडिंग अपॉन कि आप दवाई कौन सी दे रहे हो, अगर वो आप TZDs दे रहे हैं तो फिर आप जरूर साथ करवा लें। यूरिन फॉर माइक्रोयूरिया 1 or 2 times a year। CBC एनुअली पर्टिकुलरली ऑन एस्पिरिन और रीनल डिजीज, तो CBC पे जाएं। लिपिड्स फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस साल में 1 या 2 दफा, और सीलेक्ट स्क्रीनिंग इन टाइप 1 पीरियोडिकली। अगर टाइप 1 का मरीज है तो थायराइड को देख लें, सीलेक्ट डिजीज के लिए देख लें, पैंक्रियाज को देख लें। तो ये मरीज के साथ लिखा हुआ हो कि अपनी फाइल के अंदर ये चीजें, और अगर ये सारी ABC उसकी ठीक है और शुगर ठीक है और A1C ठीक है तो वो बिल्कुल फिट है। एक जापान की स्टडी मौजूद है कि सर उन्होंने कोहॉर्ट चलाया डायबिटीज वर्सेस नॉन डायबिटिक, तो डायबिटीज का जो पॉपुलेशन थी आफ्टर 25 ईयर दे लिव लॉन्गर देन द नॉन डायबिटिक्स ऑफ सेम एज ग्रुप। उसकी वजह क्या निकली कि वो अपने फ्रीक्वेंट चेकअप्स कराते थे डॉक्टर्स को, तो जिनका भी कैंसर शुरू भी हुआ था, सर वजन कुछ घट रहा है, वो समझा डायबिटीज की वजह तो ये दवाइयों की वजह से, लेकिन डॉक्टर ने जब देखा तो कोई और चीज चल रही थी साथ, तो जल्दी पकड़े गए, प्लस तो उनकी लाइफ लॉन्गर है। और बाकी एक मैं इस मौके पर एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जो उसकी हार्वर्ड की एक स्टडी है 75 साल पे मुहित के हु लिव लॉन्गर, उसमें डायबिटीज का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने 1935 में सारे पॉपुलेशन उस वक्त जो स्टूडेंट थे ना वो लिए कि इनको फॉलो किया फॉर नेक्स्ट 75 ईयर, वो 15 के अंदर उसके रिजल्ट आए हैं, बल्कि 80 साल ये बनते हैं 2015 में, कि इनमें से कौन लोग हैं जो जिंदा ज्यादा देर रहते हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट अमेरिका के 2-3 सदर भी बने, बाकी ब्यूरोक्रेट्स और जो भी हर फील्ड में जाके उन्होंने ये देखा, ये नहीं कि जो जिनको कोई बीमारी नहीं थी वो ज्यादा देर जिंदा रहे, या जिनको कोई डायबिटीज हाइपरटेंशन अच्छा कंट्रोल था वो जिंदा रहे। हैरानगी की बात है, ये बेसिकली एक सोशियो मेडिकल स्टडी थी कि जिन लोगों ने कहते हैं रिश्ते संभाल के रखे ना, रिश्ते संभाल के रखे, दे लिव लॉन्गर देन द दोज पीपल कि जो बस अपना स्टेटस चेंज हुआ तो ताल्लुकात ही खत्म कर लिए। और जब इसको फिर हदीस के साथ जोड़ के यकीन जाने, मतलब पहले ही हम मानते थे, लेकिन अगर आप अपनी उम्र में ज्यादती चाहते हो तो सिला रहमी इख्तियार करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, और उनमें दोस्तों के साथ, एक जो दोस्तों के साथ सर एवं गपशप होती है ना, पुराने मोहल्लों में या अंदरूनी शहर में या देहातों में थड़े पे बैठ के गपशप लगती सी, आजकल बदकिस्मती से वो हमारे यहाँ ट्रेंड ही खत्म हो गया। हम जब भी मिलते हैं किसी काम से मिलते हैं, पुराने दोस्तों के साथ जो गपशप वाला माहौल है वो खत्म हो गया। तुसी अमीर हो जाते पुराने रिश्तेदारों ने वैसे ही यारी टुट जाती है, रिश्तेदारी थोड़े नवी बन जाते हैं। तो अब ये उसकी स्टडी का नतीजा ये था कि जिन्होंने रिश्ते संभाल के रखे, और ये मोटिवेशन स्पीकर बहुत सारों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है,
कि आप अपने ताल्लुकात को, दोस्तियों को बचा के और संभाल के रखें, आपकी जिंदगी शांत रहती है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये पिछले कोई 8-10 सालों से ऑब्जर्वेशन को बहुत सीरियसली नोट हम जरूर कर रहे हैं कि कितने हैं। अब जब हमने अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लीयन की जो कॉजेज पढ़ी ना, जो आपने हमें पढ़ाई थी, उसमें एक है कि अपने वर्टिब्रल कॉलम की कोई भी ट्रॉमा श्रमा हो जाए, सब कंबाइंड डीजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड, इसका एक्यूट एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक्लूजन, ठीक है ना जी, एमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। अब ये चीजें मेटफॉर्मिन देते हुए हमारे जहन में होती हैं। अब थोड़ी सी टिंगली शिंगली शुरू होती है। अब हमें सच्ची बात है नहीं पता कि वो डायबिटीज का अपना इफेक्ट है या इसकी वजह से होती है, तो फिर हम साथ जो है ना विटामिन जो है बी इसके वो साथ ऐड कर देते हैं उस वक्त अगर आती है, और प्लस प्री गैबलिन ऐड करते हैं। कुछ चीजें बेहतर होती हैं, कुछ नहीं होती। अब वो ग्लाइसीमिया कंट्रोल से बेहतर है इसकी वजह से है, लेकिन इसका एज सच स्पेसिफिकली देखा जाए कि वो मेटफॉर्मिन की वजह से हो रही है। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन वो कितनी है, वो मैंने कोई एक भी नहीं देखी, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है ना, कि जिसका पेशेंट को बहुत ज्यादा पैराप्लीसिस या पैराप्लीजिया की तरफ विद अपर मोटर न्यूरॉन टाइप हो गया हो। लेटेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि अगर को एथेरोस्क्लेरोसिस का कोई साथ सेकंड रिस्क फैक्टर जरूर मौजूद है, वो जो 10 ईयर आप रिस्क फैक्टर निकालते हैं ना, अगर उसमें साथ ऐड है तो फिर आप ऐड करें, वरना सिर्फ डायबिटिक्स में एस्पिरिन ऐड नहीं करनी, या टू बिगिन विद जिनको सिर्फ नहीं देनी, वो नहीं देनी। पहले हमारे को एसिमिटर भी लो डोज में देते थे और ये भी देते थे, ठीक है। वो एक कैलकुलेटर पे आपका 10 ईयर ACVS रिस्क फैक्टर निकलता है। अगर वो एक खास नंबर से ज्यादा आता है तो फिर आपने ऐड करनी है, वरना नहीं करनी। हम बिल्कुल ठीक है कि इसको ना डायबिटीज को एक नाइटमेयर कहा जाता था। डायबिटीज बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के तौर पे जब 2006, 7, 8 में बात कर रहे थे, और जब ये चीमा साहब कह रहे थे कि उस वक्त एक रिकमेंडेशन आई थी, लेकिन जब मैस पॉपुलेशन में आपने इसको इस्तेमाल करवाना शुरू किया ना, तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा आना शुरू हुए बनिस्बत इसके कि ये है। तो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी के इसको प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट समझते हुए एंटी इन्फ्लेमेटरी रेगुलर शुरू कर देना वो मुनासिब नहीं है, उसके नुकसान ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि डायबिटीज इज ए प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम करेगी तो हम देंगे, अगर नहीं करती तो फिर जरूरी है कि इसको दिया। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी से ज्यादा अगर हम एंटीऑक्सीडेंट कहें ना तो वो ज्यादा मुनासिब है। एंटीऑक्सीडेंट्स उसके तौर पे जरूर किए जाने चाहिए। हल्दी हो गया, कलवंजी हो गया, अलसी हो गया, आप लीमू इस्तेमाल ज्यादा करें, आप सिरका ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, उसमें ऐसे 3 चीजें होती हैं, FEV1, FVC और FVC1 की रेशो, जो हम स्पायरोमीट्री के ऊपर करते हैं। आप जो बात पीक एक्सप्लेटिव फ्लो रेट की बात करें, वो हम पीक फ्लो मीटर पे करते हैं। ओबेसिटी से पीक फ्लो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके ये मसल ये वाले ऊपर तगड़े हैं ना और जोर के फूक मार सकता है तो वो ठीक रहता है आखिर तक। उससे कम होती है FVC, ज्यादा मॉर्बिडली ओबीस से जो चीज कम होती है ना, वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है ना, क्योंकि पूरी तरह खींच नहीं सकता उसको, कि जो पूरा लंग भरने हैं 6 लीटर हवा से, वो नहीं भर सकता बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। वो थोड़ी कम होके, और FEV1 भी उसकी ठीक रहती है। FEV1 का ताल्लुक होता है आपके मेन ब्रोंकस जो ब्रोंक्यूल्स हैं और मेजर एयर हैं वो कितने खुले हुए हैं। ओबीस पेशेंट में वो तंग नहीं होते, उन्हें तो चर्बी बाहर ही होती है। FEV1 ठीक होती है, FVC थोड़ी सी उनकी कम हो जाती है, रेशो उनके अंदर जो है ना वो ठीक रहती है। ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है जैसे COPD हो गया, अस्थमा हो गया, उनमें FEV1 कम होगी, FVC ठीक रहेगी या बढ़ जाएगी। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जैसे कोविड के बाद है, ILDs बहुत सारी हैं, उनमें FEV1 FVC दोनों कम हो जाती हैं, और लेकिन पीक फ्लो रेट पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसमें देखें जनरली एक बात यह है कि अगर डायबिटीज का ड्यूरेशन टाइप 2 का थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मे बी 10 ईयर्स है, भले से उसको कुछ भी ना हो तो उसकी शायद फिर कुछ गुंजाइश निकलती है, बिकॉज डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस किया ही होता है आफ्टर द 10 ईयर्स, और एज भी जो है वो 40-45 के करीब है, तो उसमें शायद एक जस्टिफाइड है। लेकिन जी स्टैटिन भी हैं और लो डोज में हैं, वो भी जस्टिफाइड हैं। खास तौर पे अगर माइग्रेन यूरिया थोड़ा सा 30 से ऊपर उठ गया है तो आप जरूर डाल दें। लेकिन पहले ये था कि जिसको आज डायबिटीज निकली है, तीनों दवाइयां उसकी पहले दिन ही ऐड हो जाती थी, तो आप पहले 5, 6, 7 साल ना दें अगर बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं। लेकिन अगर 5, 6 साल से ज्यादा हो गया है या इवन 10 ईयर से ज्यादा हो गया है तो फिर ऐड कर देने में शायद कोई हर्ज नहीं है। Thank you very much, sir. On behalf of Paradox, I would